अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं जाहिद चट्टा। अच्छा जी, कुछ दिनों से मुझे काफ़ी व्यूअर्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हमें कनाडा के विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताएं। तो देखिए, बात ये है कि रिक्वायरमेंट्स अगर आपको देखनी है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आप जस्ट गूगल पे जाएं, कनाडा के विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट वहाँ पे लिखें, सारी रिक्वायरमेंट आपके सामने आ जाएगी। या आप यूट्यूब, किसी भी यूट्यूब खोलें, यूट्यूब चैनल किसी का भी खोलें, हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं लोगों की कनाडा के विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं भी वही जो कि आप घर बैठे खुद गूगल से रिक्वायरमेंट्स निकाल सकते हैं, तो अगर मैं भी वही रिक्वायरमेंट निकाल के सिंपल सी पढ़ दूं, जैसा कि मैंने एक वीडियो उस पर बनाई थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है जी। तो फिर मैं डिफरेंट क्या चीज़ हुई, ठीक है जी। वो रिक्वायरमेंट तो आप घर बैठे खुद भी देख सकते हैं। तो फिर डिफरेंट क्या हुआ? जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि इस चैनल पे आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी चीज़ के मुतालिक, थोड़ी सी डिफरेंट। मैंने एक वीज़ा ऑफिसर से कुछ चीज़ें कंसल्ट की, राइट। आज मैं आपको एक वीज़ा ऑफिसर का दिमाग बताऊंगा कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो किन चीज़ों पर एक वीज़ा ऑफिसर जो है वो फोकस करता है, कौन से पॉइंट्स अगर आप पूरे करें और तो कोई वजह ही नहीं है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो, ठीक है जी। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि आपको पता है कि मोस्टली लोगों को वीज़ा की ज़रूरत होती है। कुछ लोग, कुछ एग्जेम्प्ट कंट्रीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान उनमें नहीं आता। तो ज़्यादातर मोस्टली वीज़ा की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। और आप अगर वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, तो अगर आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर देते हैं, तो कोई वजह ही नहीं है कि आपका वीज़ा वो ना लगे, ठीक है जी। आप उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरे उतरते हो तो आपको वीज़ा मिलेगा। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं कि वो क्या पॉइंट्स हैं जो एक वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में होते हैं और वो उन चीज़ों को देखता है। तो पॉइंट नंबर 1 है, मैंने डिटेल थोड़ी सी लंबी थी तो मैंने आज लिख ली हैं चीज़ें, पॉइंट्स वगैरह लिख ली हैं, तो मैं आपके सामने आज सारी चीज़ें रखता हूँ। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 जो उसने बोला वो ये है कि आपके पास वैलिड रीज़न होनी चाहिए कनाडा का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए। अच्छा, मैं जितने भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा सारा डिटेल से। अभी मैं पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ कि 4 पॉइंट्स हैं जिनको वीज़ा ऑफिसर देखता है। तो पॉइंट नंबर 1, वैलिड रीज़न होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए अपने विजिट को कवर करने के लिए, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 है कि वीज़ा ऑफिसर को आपने कन्विंस करना है कि आपका वीज़ा ख़त्म होने से पहले आप अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4 कि आप कनाडा दाखिल होने के लिए इनएडमिसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गए जी 4 पॉइंट्स। अब इसकी डिटेल में ज़रा जाते हैं, बात करते हैं, ठीक है जी। वैलिड रीज़न की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। मतलब उसमें ये है कि वैलिड रीज़न में ये है कि आप कनाडा विज़िट कर रहे हैं, आपके वहाँ पे कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, तो वो आपको वो एक बहुत जेन्युइन और वैलिड रीज़न है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आप उस अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड से स्पॉन्सर लेटर मंगवा लें, तो वो एक जेन्युइन रीज़न बन जाती है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं कनाडा, ठीक है जी। वो उसमें सब कुछ मेंशन करता है कि ये मेरा रिलेटिव है, मेरा फ्रेंड है, सारी डिटेल अपनी देता है, मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें एक वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में क्लियर हो जाती हैं, बिल्कुल। तो ये एक वैलिड रीज़न बनता है, उसको समझ आ जाती है कि ये बंदा क्यों जा रहा है वहाँ पे। हो गई बात जी। ये
आपका कोई दोस्त या आपके कोई रिलेटिव हो तो ठीक हो गया, या आप किसी सेमिनार को या किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने जा रहे हैं तो उनकी तरफ से आपको इनविटेशन लेटर मिलेगा, वो एक वैलिड रीज़न है कि आप क्यों जा रहे हैं जी वहाँ पे। या कोई बंदा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो लिखेंगे कि हाँ इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, ये बंदा इस वजह से आ रहा है अपना इलाज करवाने के लिए, वो एक वैलिड रीज़न है। ये होगी जी वैलिड रीज़न। ये आपने वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में चीज़ डालनी है, उसको कन्विंस करना है कि इस वजह से मैं जा रहा हूँ। ठीक हो गया जी। और फिर जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और जो आप बात कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि दोस्त या रिलेटिव को आप विजिट करने जा रहे हैं तो स्पॉन्सर लेटर वो एक डॉक्यूमेंट है, वो उस चीज़ को प्रूव करेगा कि हाँ ये मेरे पास आ रहा है विजिट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस वैलिड रीज़न का। ठीक है जी। अगर आप किसी वजह से वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में या उसको क्लियर नहीं कर पाते कि वो ये सोचता है कि आप वहाँ पे काम के लिए जा रहे हो या आप पढ़ाई स्टडी के लिए जा रहे हो या आप वहाँ पे इलीगल स्टे करोगे, वापस नहीं आओगे, अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है वो, सिंपल। अच्छा जी, ये हो गया जी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। क्लियर बात, बिल्कुल। अच्छा जी, उससे मुराद ये है कि जो आपके पास पैसा है या उसके अलावा प्लस पॉइंट कि जो स्पॉन्सर आपको कर रहा है वो उसके पास इनफ पैसा है, इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो आपकी जिम्मेदारी ले रहा है तो उसके पास भी इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो ये उस चीज़ को कवर करती है। ये जी आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि आपके बैंक में पड़ा हो, पैसे की सूरत में हो सकता है। अच्छा जी, अच्छा आप अब जो आपके पास पैसा है आप उसको किस तरह साबित करेंगे? आप उसको बैंक स्टेटमेंट से साबित करेंगे या आप काम करते हैं तो अपनी सैलरी स्लिप्स वगैरह साथ लगाएंगे। ठीक हो गया जी। या कोई दूसरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, लाइक अगर आपकी ज़मीन है, अगर आपका कोई बिजनेस है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो वो दूसरी चीज़ों डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगी। उसके बाद आप अच्छे से, अच्छा कुछ लोग सवाल करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। जो मैंने पूछा उससे, उसने मुझे ये बताया कि आप रिसर्च करें कि आपके विजिट पर कितना खर्चा आएगा। फिर मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन किया कि देखो, अगर आपका रिलेटिव है या आपका फ्रेंड है तो आपको तो फिर रिटर्न टिकट चाहिए, और कनाडा पर बंदा आएगा तो मैक्सिमम $1000 उसके पास एक्स्ट्रा हो तो वो आराम से चला जाए, $2000 में वो आराम से विजिट करके वापस चला जाता है, क्योंकि जिस फ्रेंड या रिलेटिव के घर आएगा उसकी अकोमोडेशन फ्री होगी, ज़ाहिर बात है। अब वो खाना भी उसे वहीं से मिलेगा। अब वो उसको ये तो नहीं है कि रिलेटिव के घर रह रहा है और खाना कहीं बाहर से मंगवा के खा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि $2000-3000 में तो बंदा फिर होके चला जाता है, लेकिन अगर कोई बंदा 2-3000 की स्टेटमेंट देता है आप लोगों को वीज़े के लिए, आप लोग क्यों रिजेक्ट करते हो फिर, जबकि आपकी जो रिक्वायरमेंट इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। तो उसने कहा कि मसला ये है कि जब एक बंदा इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें दिखाता है ना, वो ये चीज़ शो करती है कि ये बंदा अपने कंट्री के अंदर खुशहाल है, इस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बंदा पैसे की वजह से कनाडा नहीं आ रहा। ठीक है, ये दिमाग में हमारे ये चीज़ आती है। अगर एक बंदा कम पैसे दिखाता है तो वो ये होता है कि ये बंदा तो आगे ब्रोकन है, ये वापस नहीं जाएगा, ये तो यहीं पे रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा जितना मैक्सिमम हो जाए वो अच्छा होता है।
इसका जवाब मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है जी, तो आपके पास इनफ होने चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आपके टूर को कवर कर सकें। उसके साथ आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस आप कनाडा विजिट कर रहे हैं तो आप मस्ट ले लें। ठीक हो गया जी। सबसे बड़ी वजह आपके वीज़ा रिजेक्ट होने की ये है कि आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाते कि आप अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले वापस चले जाएंगे। अच्छा जी, आपको ये भी साबित करना होता है कि आप अपने मुल्क के साथ आपकी काफ़ी मजबूत टाइज हैं और कोई वजह नहीं कि आप कनाडा स्टे करें। सबसे मजबूत जो रीज़न किसी को भी कन्विंस करने के लिए होती है वो इमोशनल, फैमिली या फाइनेंशियल सोर्सेज की टाइज का होना ज़रूरी है अपने मुल्क के साथ। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। अब इमोशनली आपका कितना लगाव है अपने कंट्री के साथ, वो इमोशनली आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है। ये चीज़ है। फैमिली में आ जाता है आपकी पीछे आपके बीवी बच्चे हैं। अगर आप मैरिड हो, आपके बीवी बच्चे हैं, तो आप पीछे अपने बीवी बच्चों को छोड़ रहे हो, वो एक वैलिड रीज़न बनता है कि आप वापस आओगे, क्योंकि आपके पीछे कोई है जो आपका वेट कर रहा है। आप कनाडा स्टे नहीं करोगे। दूसरा, अगर बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है, मतलब तो आपके माँ बाप, बहन भाई, ये सब हैं। ठीक हो गया। ये उसमें ये आ जाता है कि एक वैलिड रीज़न बनती है आपके वापस जाने की। फाइनेंशियल टाइज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना, आपकी ज़मीन है, वो ये शो करती है कि ये बंदा, इसकी यहाँ पे ज़मीन है, इसका पूरा कोई कारोबार है, आपका कोई बिजनेस है। वो ये शो करता है कि आपका बिजनेस है, आप वहाँ नहीं रहोगे, आप वापस आओगे। ये चीज़ वो शो करती है। ठीक हो गया। और जो भी चीज़ आप बता रहे हो, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स उनके सामने होने चाहिए, क्योंकि कनाडा तो डॉक्यूमेंट्स पे ही काम करता है। इसका तो इंटरव्यू तो मोस्टली होता ही नहीं है। तो कनाडा को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स से ही साबित करना है हर चीज़, जो आपकी एप्लीकेशन आप दे रहे हो उससे। इसकी मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूँ कि लेट्स से अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपको 3 हफ्ते की लीव दे रही है और साथ आपको वो कह रही है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप वापस नहीं आओगे तो हम आपकी जॉब से निकाल देंगे, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है, वैलिड रीज़न है। आप उसका एक ऑफिशियल लेटर लीजिए अपनी कंपनी से, ठीक है, वो अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करें। वो ये चीज़ शो कर रही है कि उनके दिमाग में कि हाँ, इसकी जॉब है पीछे, अगर ये वापस नहीं जाएगा तो इसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो ये बंदा वापस आएगा। ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें हैं जो भी आपको अपनी कंपनी से वार्निंग मिलती है, वो लेटर लगाइए साथ। उसके बाद जी पॉइंट नंबर 4 है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री सारी, वो आपकी मतलब आप सारा उसका रिकॉर्ड दें। वो ये चीज़ शो करती है, ट्रैवल हिस्ट्री, कि ये बंदा अक्सर विजिट करता रहता है दूसरे कंट्रीज़ में, और ये बंदा, इसके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। आपके पासपोर्ट पे लगे वीज़े, एंट्री स्टैम्प, एग्ज़िट स्टैम्प, ये चीज़ें एक वैलिड रीज़न है, शो करती है कि ये बंदा ट्रैवल करता रहता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। ठीक है जी। ना इसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर इसको कोई ऐसा होता तो फिर ये किसी और कंट्री में गया तो ये वहीं पे रुक जाता। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बिल्कुल आपका प्लस पॉइंट है, वो आपकी बड़ी हेल्प करती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जी आखिरी जो पॉइंट है वो है जी, आप किसी वजह से कनाडा में इनएडमिसिबल नहीं है। उसमें क्या क्या आ जाता है? क्या आपको कोई सीरियस मेडिकल इशू नहीं है, आप किसी क्राइम में मुलवस नहीं है, ठीक है जी,
किसी किस्म की कोई टेररिज्म, कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं है आपका। आपकी सिक्योरिटी, बैकग्राउंड चेक, हर चीज़ क्लियर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, कुछ दिन पहले मुझे एक दोस्त ने बताया, बल्कि मुझे पहले भी इस चीज़ का इल्म था, लेकिन मुझे किसी दोस्त ने बताया कि अमेरिका का जो वीज़ा है, की एम्बेसी जो है पाकिस्तान में, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो आपके वेरीफाई कर सकें आपके डॉक्यूमेंट्स को, स्वाय बैकग्राउंड चेक आपकी जो आपकी सिक्योरिटी है उसके, और बाकी सारा वो आपके इंटरव्यू पे, आपकी एप्लीकेशन जो आप सबमिट करते हो उस पे, और जो इंटरव्यू पे जो आप कन्विंस करना होता है आपने, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज़, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है जी, उसके ऊपर वीज़ा दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे ही इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने उनसे सवाल किया है कि आप लोग ऐसे ही बाज़ फेक चीज़ें बना के ले आते हैं, लेकिन उनको वीज़ा मिल जाता है, तो उनके पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकें। ठीक है जी, तो सिर्फ आपके इंटरव्यू पे, बोलने पे, वहाँ पे जाके कन्विंस करने पे होता है। और फिर वो ये चीज़ देखते हैं कि बंदे की सिक्योरिटी, बंदा बिल्कुल ठीक है, पैसा दे रहा है, आगे उनको अपने सिस्टम का, अपने कंट्री का पता है कि ये वहाँ पे जाके सेटल होना किसी के लिए इतना आसान नहीं है, तो ये बंदा वापस आएगा। ठीक हो गया, पेपर वो किसी को नहीं देते। तो ये चीज़ें उनके माइंड में होती हैं, इसलिए इमिग्रेशन जो है वो किसी भी कंट्री की इकॉनमी में बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि कनाडा की इकॉनमी में इमिग्रेशन का बड़ा हाथ है, तो ये चीज़ है। अच्छा जी, तो अगर आप इनएडमिसिबल हो जाते हैं, तो फिर इवन इन फ्यूचर आप कनाडा एंटर नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो आप वीज़ा अप्लाई भी करें तो मतलब इन फ्यूचर आप कनाडा एंटर नहीं हो सकते बिल्कुल भी। उसके अलावा अगर आपका वीज़ा किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो है जी आज की, ये एक वीज़ा ऑफिसर का दिमाग मैंने आपके सामने रखा है कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, तो वीज़ा ऑफिसर किन चीज़ों पर फोकस करता है, कौन सी चीज़ें वो देखता है। अगर उस पे वो कन्विंस हो जाता है, तो कोई रीज़न ही नहीं है कि आपको वीज़ा ना मिले। मोस्टली लोग कन्विंस नहीं कर पाते, उनका विजिट का पर्पस क्लियर नहीं होता, या वो जाके उसको कन्वे नहीं कर पाते अपनी बात को, और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। और तो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब चीज़ें डिफरेंट ही करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इस चैनल पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो डिफरेंट ही मिलेगी दूसरे लोगों से। तो अंदर की बात जो है वो सामने लानी चाहिए, बाहर की तो सब लोग जानते हैं, आप घर बैठे जानते हो। आप अभी करो, जैसे मैंने बोला कि आप अभी गूगल करो, कनाडा की, अमेरिका की, यूरोपियन कंट्रीज़, किसी भी कंट्रीज़ की आप रिक्वायरमेंट घर बैठे ले सकते हो। तो उसमें मेरा क्या कमाल है, वो ही रिक्वायरमेंट मैं निकाल के आपके सामने वीडियो बना के पढ़ दूँ, तो मेरा क्या कमाल है उसमें। चीज़ तो वो आप तक पहुंचनी चाहिए, पॉइंट्स वो पहुंचने चाहिए जो थोड़े से डिफरेंट हो, जिनके ऊपर आप वर्क कर सकें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो मुझे भी सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।